हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनोवेटिव साइंस टेक। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मतलब इटली के यूनिफिकेशन में, इटली को आज़ाद करवाने में कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल दिया है। और हम इटली का यूनिफिकेशन पढ़ने वाले हैं कि इटली कैसे आज़ाद हुआ। पिछली वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ, कैसे आज़ाद हुआ। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ थी। तो फर्स्ट पर्सनैलिटी कौन सी थी? किंग विक्टर इमैनुअल टू, जो कि किंग थे कहाँ के? इटली के। सेकंड, गुसिपी मजीनी। गुसिपी मजीनी मैंने आपको बताया था, ये एक लिबरल नेशनलिस्ट थे। इनको एग्जाइल भेज दिया गया था, मतलब देश निकाला दे दिया गया था, ठीक है। और ये अपने देश से बाहर जाने के बाद सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म कर रहे थे पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है। तो ये थे गुसिपी मजीनी। थर्ड कौन थे? चीफ मिनिस्टर कैवियोर। ये चीफ मिनिस्टर थे कहाँ के? इटली के, या फिर आप मान भी सकते हैं चीफ मिनिस्टर किंग विक्टर इमैनुअल टू के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखी कुछ पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होगा, और हम आगे इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इटली यूनिफाई कैसे हुआ, ठीक है। मैं आपको इटली का एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इटली यूनिफाई कैसे हुआ। तो आज जो हम पूरा इटली देखते हैं वो उस टाइम पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। और जो आज हम सार्डिनिया पिटीमोन वाला एरिया देखते हैं वो उस टाइम पे यूनियन इटली था। मतलब उस टाइम पे यूनिफाइड जो इटली था ना वो इतना सा था। मतलब जो लोग हकदार होते हैं, इटली का हकदार जिन लोगों के पास था, उन लोगों को बस 2 आइलैंड दे रखे थे, ठीक है। बाकी जो पूरा इटली था वो डिवाइडेड था 3 पार्ट्स में, और अलग अलग राजा रूल कर रहे थे उन तीनों पार्ट्स पे, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आप याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में कि जो लिबरल्स थे, लिबरल्स के साथ साथ अब कौन उनके जैसा बिहेव करने लग गया था? कंजर्वेटिव्स। मतलब अब कंजर्वेटिव्स भी ये चाहते थे कि मॉडर्नाइज हो, इटली मॉडर्नाइज हो, जर्मनी मॉडर्नाइज हो, ठीक है। अब जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं वो किसके द्वारा दिखाए जाने लग रहे थे? वो लिबरल्स के साथ साथ कंजर्वेटिव्स भी दिखा रहे थे उनको, ठीक है। मतलब कंजर्वेटिव्स भी जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं उनको फॉलो कर रहे थे लिबरल्स के साथ साथ। जो सार्डिनिया पिटीमोन वाला एरिया है ना, पूरे इटली में सार्डिनिया पिटीमोन वाला आइलैंड्स है ना, तो वहाँ के जो राजा थे, मतलब प्रिंसली स्टेट्स थे, तो वहाँ के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल टू। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इटली को पूरा यूनिफाइड किया जाए, ठीक है, क्यों ना इटली को एक साथ मिला दिया जाए। तो जो विक्टर इमैनुअल टू थे उन्होंने ऐसा क्यों सोचा था कि इटली को यूनिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर इटली यूनिफाई ना हो तो क्या होगा? तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर इटली यूनिफाई हो जाए तो वहाँ का इकोनॉमिक लेवल और इकोनॉमिक तौर पे डेवलपमेंट्स अच्छे तरीके से होंगी, ठीक है। और उनके साथ जिन लोगों ने और पार्टिसिपेट किया था और बोला था कि इटली को यूनिफाई होना चाहिए, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको एक जोग्राफिकल स्ट्रक्चर बताने वाला था, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि जो सार्डिनिया पिटीमोन वाला एरिया है वहाँ पे तो इटालियन यूनियन रूल कर रही थी। मतलब जो असली इटालियन यूनियन थी वो वहाँ पे रूल कर रही थी। बाकी पूरी इटली का मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर नॉर्थ में जो पार्ट है, जो आपको ग्रीन कलर का हाईलाइटेड दिख रहा है, वहाँ पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था वहाँ पे नॉर्थ वाले पार्ट में। फिर सेंट्रल पार्ट में कौन रूल कर रहा था? सेंट्रल पार्ट्स में पेपल स्टेट्स रूल कर रहे थे। पेपल स्टेट्स मतलब वो पोप के लोग होते हैं जिनको क्रिश्चियनिटी का हेड माना जाता है, ठीक है, वो सेंट्रल में रूल कर रहे थे। और साउथ वाले एरिया में, यानी ब्लू कलर का शेडेड जो एरिया है, वहाँ पे कौन रूल कर रहा था? वहाँ पे इसको पहली बात तो ब्लू कलर का शेडेड एरिया या फिर साउथ वाला पार्ट नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है किंगडम ऑफ टू स्लीसीज, ठीक है। तो किंगडम ऑफ टू स्लीसीज पे कौन रूल कर रहा था? वहाँ पे रूल कर रहे थे बार्बन किंग्स, या फिर बॉर्बन डायनेस्टी के किंग्स कह सकते हो आप। कौन से? फ्रांस वाले नहीं, स्पेन वाले। तो मैंने आपको एक जोग्राफिकल एरिया बता दिया है कि पूरे इटली पे पूरे यूनिफाइड, मतलब यूनिफाइड इटली तो नहीं कहेंगे हम, पूरी इटली पे कौन कौन रूल कर रहा था पॉलिटिकली, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा है सार्डिनिया पिटीमोन वाला एरिया, फिर नॉर्थ में क्या था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, फिर सेंट्रल में कौन सा था? पेपल स्टेट्स, जो कि किसके द्वारा रूल किया जा रहा था? पोप कंट्री के द्वारा, ठीक है। साउथ में क्या था? जो किंगडम ऑफ टू स्लीसीज था वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा था? वो रूल किया जा रहा था बार्बन किंग्स के द्वारा। कहाँ के? स्पेन के।
तो मैंने आपको एक जोग्राफिकल एरिया बता दिया है कि इटली के अंदर जो यूनिफिकेशन आया उससे पहले वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज रूल कर रही थी और कौन कौन से एरिया पे रूल कर रही थी। ठीक है, तो अब इटली को यूनिफाई करवाने पे जिम्मा किसका था? जिम्मा था किंग विक्टर इमैनुअल टू पे, जो कहाँ पे रहते थे? सार्डिनिया पिटीमोन वाले एरिया के किंग थे। ठीक है, अब इन्होंने जिम्मा क्यों लिया इटली को यूनिफाई करवाने में? इन्होंने जिम्मा इसलिए लिया इटली को यूनिफाई करवाने में क्योंकि अगर इटली यूनिफाई हो गया तो इकोनॉमिक लेवल पे डेवलपमेंट्स होंगे, और इकोनॉमिक लेवल पे डेवलपमेंट्स होंगे तो इनको बहुत सारा मुनाफा होगा। इसलिए इन्होंने जिम्मा ले लिया कि मैं इटली को यूनिफाई करवाऊंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि आप इटली को जोग्राफिकल रिप्रेजेंट करके बताइए कि इटली कैसे बनेगा मैप के ऊपर। ठीक है, मैप क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का। तो आप बता देना कि सार्डिनिया पिटीमोन वाला एरिया ये है, यहाँ पे जहाँ पे इटालियन यूनियन थी। ठीक है, नॉर्थ में कौन थे? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। सेंट्रल में कौन था? पेपल स्टेट्स, जो कि किसके द्वारा रूल किया जा रहा था? पोप। ठीक है, और साउथ में कौन था? साउथ में यानी किंगडम ऑफ टू सिलिसीज में कौन था? वहाँ पे थे बार्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे जोग्राफिकल रिप्रेजेंट करके आ जाना, आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 5 मार्क्स दिलवा दिए हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आप बताइए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने इटली को यूनिफाई करवाया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुसिपी मजीनी के बारे में। ठीक है, तो गुसिपी मजीनी कौन थे? ठीक है, इनका भी एक बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो मैं आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में गुसिपी मजीनी कौन थे, रिमेंबर कीजिए। गुसिपी मजीनी क्या थे? लिबरल नेशनलिस्ट थे। ठीक है, उनको देश निकाला दे दिया गया था मात्र 24 साल की उम्र में। ठीक है, देश निकाला दे दिया गया था, मतलब उनको देश से निकाल दिया गया था। तो उन्होंने अपने देश से निकलने के बाद अलग अलग देशों में जाके बहुत सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी। ठीक है, जैसे यंग इटली इन बर्लिन। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी उन्होंने। तो इन्होंने भी बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन इनका जो रोल है हम उनको ऐसे ही कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इनका भी बहुत प्रोमिनेंट रोल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। सेकंड कौन थे? किंग विक्टर इमैनुअल टू। अब जो किंग विक्टर इमैनुअल टू थे वो सार्डिनिया पिटीमोन के क्या थे? रूलर थे। ठीक है, उस एम्पायर के रूलर थे, किंग थे। ठीक है, तो उन्होंने सारा जिम्मा अब किस पे दे दिया? अब उन्होंने बोला कि चीफ मिनिस्टर कैवियोर जो है वो इटली को यूनिफाई करवाएंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने अपना सारा जिम्मा चीफ मिनिस्टर कैवियोर को दे दिया। ठीक है, अब चीफ मिनिस्टर कैवियोर कौन थे? चीफ मिनिस्टर कैवियोर वो थे, उनके बहुत सारे अच्छे रिलेशंस थे। किसके साथ? फ्रांस के साथ। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज बोल लेते थे और उनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे फ्रांस के साथ। और एक बहुत बढ़िया बात कि वो ना तो रेवोल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेट थे। मतलब ना उनको ये मतलब था कि डेमोक्रेसी लानी है, ना उनको ये मतलब था कि रेवोल्यूशंस लाने हैं। ठीक है, तो उनको इन सब से कुछ मतलब नहीं था। वो चीफ मिनिस्टर थे किसके? फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, इटली के थे। ठीक है, तो क्या था चीफ मिनिस्टर कैवियोर के बारे में अगर कुछ लाइंस आपको लिखने के लिए आए तो आप लिख दीजिएगा कि उनके गुड रिलेशंस थे फ्रांस के साथ और वो बहुत अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज बोल लेते थे और वो ना ही रेवोल्यूशनरी थे और ना डेमोक्रेट थे। ठीक है, अब फ्रांस के साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे तो क्या हुआ? तो फ्रांस की हेल्प लेते हुए इन्होंने नॉर्थ का जो पार्ट था, ऑस्ट्रियन वाली जो फोर्सेस थी, उनको हरा दिया। एक लड़ाई करी इन्होंने 1859 में और उनको हरा दिया। अब उन्होंने जो वो नॉर्थ वाला पार्ट था अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, मतलब अब उनके पास कौन कौन से इलाके थे? सार्डिनिया पिटीमोन इलाका और नॉर्थ वाला एक इलाका। ठीक है, तो ये 2 इलाके उनके पास थे। अब हम पढ़ेंगे गुसिपी गैरिबाल्डी के बारे में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना, गुसिपी मजीनी अलग है, गुसिपी गैरिबाल्डी अलग है। अब जो गुसिपी गैरिबाल्डी है वो क्या करते हैं? वो साउथ वाले इलाके में जाते हैं, मतलब नीचे वाले इलाके में जाते हैं जो सिलिसीज था, मतलब जो किंगडम ऑफ टू सिलिसीज था वहाँ पे वो जाते हैं। कौन जाते हैं? गुसिपी गैरिबाल्डी। ठीक है, तो वहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं? लोकल पीजेंट्स की हेल्प लेते हुए, मतलब लोकल पीजेंट्स को इकट्ठा करते हैं, उनकी हेल्प लेते हुए एक रिवॉल्ट छेड़ते हैं।
रिवॉल्ट छेड़ते हैं वहाँ पे, और वो क्या करते हैं, वहाँ के जो स्पेनिश रूलर्स होते हैं, बॉर्बन किंग्स होते हैं स्पेनिश के, उनको हरा देते हैं। उस रिवॉल्ट की वजह से उनको हरा देते हैं लोकल पीजेंट्स की हेल्प लेते हुए। ठीक है, तो वो सक्सेसफुल हो गए। मतलब अब उन्होंने नॉर्थ वाला पार्ट तो छुड़ा ही लिया था, अब साउथ वाला पार्ट भी छुड़ा लिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो स्पेनिश रूलर को वहाँ से भगा देते हैं। अब क्या होता है, नॉर्थ वाला पार्ट यूनिफाइड हो गया, साउथ वाला पार्ट यूनिफाइड हो गया, और जो हमारे पास वो वाला पार्ट था, सार्डिनिया पिटीमोन वाला पार्ट, वो भी यूनिफाइड था, मतलब वो तो पहले से यूनिफाइड था। अब आप पूछेंगे सर सेंट्रल पार्ट का क्या हुआ? तो जो सेंट्रल वाला पार्ट था, पोप यानी जो पोप रूल कर रहा था वहाँ पे, उन्होंने अपनी पावर खुद डाइल्यूट कर दी। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अब लड़के हारेंगे, इससे बढ़िया तो मतलब इज्जत से वापस दे देते हैं सब कुछ, है ना, वरना लड़की इज्जत जाएगी, उससे बढ़िया तो खुद ही वापस दे देते हैं, इससे इज्जत बनी रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पावर डाइल्यूट कर दी, और फिर बाद में सेंट्रल वाला इलाका भी यूनिफाइड हो गया। तो मतलब अब पूरा इटली यूनिफाइड हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे कि गुसिपी मजीनी, किंग विक्टर इमैनुअल II, चीफ मिनिस्टर कैवियर और गुसिपी गैरिबाल्डी की वजह से कैसे पूरा इटली यूनिफाइड हुआ। ठीक है, अब 1861 में पूरा इटली यूनिफाइड हो जाता है। तो क्या करते हैं, ये विक्टर इमैनुअल II का राज तिलक कर देते हैं, उनको राजा घोषित कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि किसका प्रोमिनेंट रोल था, गुसिपी मजीनी का, ठीक है, चीफ मिनिस्टर कैवियर का और गुसिपी गैरिबाल्डी का। तो इन तीनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इटली को यूनिफाइड करवाने में। अब मैं आपको एक फ़नी इंसिडेंस बताता हूँ। जब विक्टर इमैनुअल II ने मतलब राज तिलक कर दिया गया, तो वहाँ पे उससे पहले गुसिपी गैरिबाल्डी जो थे, साउदर्न पार्ट को आज़ाद करवाने गए थे, है ना, पीजेंट्स की हेल्प लेते हुए, लोकल पीजेंट्स की हेल्प लेते हुए। तो एक वर्ड यूज़ किया गया था उन्होंने, ला टेलिया। ठीक है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब इटली होता है। तो जैसे हम यूज़ करते हैं ना वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो इससे क्या होता है, इससे एक मोटिवेशन मिलता है, बूस्ट मिलता है। ठीक है, तो वैसे उनको बूस्ट देने के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, ला टेलिया। ठीक है, तो इन वर्ड से उन्होंने मतलब इटली था इस वर्ड का मतलब, और उन्होंने बूस्ट देने के लिए इस वर्ड को यूज़ किया। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे, उनको इतनी भी समझ नहीं थी। मतलब वहाँ के जो लोग थे वो बहुत इलिटरेट थे, मतलब जो इलिटरेसी थी वो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। मतलब वो लोग अवेयर भी नहीं थे कि लिबरल नेशनलिस्ट की जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। वो लोग इस बात के भी अवेयर नहीं थे कि वो लड़ किस लिए रहे। रिवॉल्ट उन्होंने छेड़ लिया, जीत भी गए वो, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, वो अवेयर ही नहीं थे। ठीक है, तो वो क्या सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि जो ला टेलिया करके जो है वो विक्टर इमैनुअल II की जो है वो वाइफ है, उनको हम छुड़ाने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने उनको बंदी बना लिया और हम उनको छुड़ाने जा रहे हैं। मतलब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी जो लाने की कोशिश करी थी ला टेलिया से, वो उनके अंदर आई नहीं, और वो बहुत इलिटरेट थे, अनअवेयर थे किसके बारे में, लिबरल नेशनलिस्ट की आइडियोलॉजीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया गुसिपी मजीनी के बारे में, किंग विक्टर इमैनुअल II के बारे में, चीफ मिनिस्टर कैवियर के बारे में, ठीक है, गुसिपी गैरिबाल्डी के बारे में, और हमने देखा कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ। ठीक है, तो पूरा इटली हमने देख लिया कैसे यूनिफाई हुआ, जोग्राफिकल एरिया में भी हमने देख लिया। फिर हमने देखा कौन कौन सी स्पेशल पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने हेल्प करी इटली को यूनिफाई करवाने में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।